बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 1 जुलाई बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील बैरिस्टर गौहर अली ख़ान ने एक और इंकशाफ किया है, और वो इंकशाफ ये किया गया है कि इलेक्शन कमीशन का 22 दिसंबर को जो फ़ैसला है, चूँकि 22 दिसंबर को कागजात नामज़दगी जमा करवाने का आखिरी दिन था, 22 दिसंबर को रात 9 बजे इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आता है और हमें 22 दिसंबर को 4 बजे शाम ही आज़ाद डिक्लेयर कर दिया जाता है। अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बतौर जमात और उनका जो इंतखाबी निशान था वो मौजूद था, उसके होते हुए हमने अपने कागजात नामज़दगी जमा करवाए। लेकिन हुआ ये कि जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है, इलेक्शन कमीशन है, उसकी जानिब से रात के 9 बजे 22 दिसंबर को फ़ैसला सुनाया गया और 22 दिसंबर को शाम 4 बजे हमें आज़ाद उम्मीदवार करार दे दिया गया था और उसकी लिस्टें जारी कर दी। उसके बाद वो जो लिस्टें होती हैं कि इतने उम्मीदवारों ने कागजात नामज़दगी जमा करवाएं और इतने आज़ाद उम्मीदवार हैं, और इनका जो फ़ैसला है वो रात के 9 बजे आया। बहुत अहम आज अदालत के सामने जो तफसील रखी गई है, और उसके बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तफसीलात पहले भी जमा करवा चुकी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 2 बातें की हैं, और वो दोनों बातें जस्टिस जमाल मंदोखेल साहब के जो आज के रिमार्क्स हैं, और क्या वाकई जमाल मंदोखेल साहब का जो उनकी जो विज़न है या उनकी जो अप्रोच है या उनकी जो आइन को बताने की या आइन को तशरीह करने की जो स्कीम है उसमें कोई तब्दीली आई है, मुझे नहीं लगता। और मैं कैसे ये बात करता हूँ कि जो अक्सरियत है, नंबर गेम है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्या है इस वक्त, वो भी मैं आपके साथ आखिर में शेयर करूँगा। अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा कि ख़वातीन की सियासी अमल में जो शिरकत है यकीनी बनाने के लिए, अब इसमें चूँकि अटॉर्नी जनरल के दलाइल हमने तफसीली इसके ऊपर बात नहीं की थी, चूँकि अटॉर्नी जनरल के जो दलाइल हैं वो रियासत पाकिस्तान के दलाइल हैं, वो हुकूमत के भी वकील नहीं होते। वो 27A के नोटिस में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत के लिए आए थे। अटॉर्नी जनरल ने दलाल का आगाज़ करते हुए बताया कि ख़वातीन की सियासी अमल में शिरकत यकीनी बनाने के लिए मखसूस नशिस्तें रखी गईं। मखसूस नशिस्तें सिर्फ़ सियासी जमातों को मुतनासिब नुमाइंदगी से ही मिल सकती हैं। ख़वातीन को पहली मरतबा कौमी और सूबाई असम्बलियों के साथ सेनेट में भी बड़ी तादाद में नुमाइंदगी मिली। उन्होंने बताया कि मुतनासिब नुमाइंदगी के असूल का मकसद ही नशिस्तें खाली ना छोड़ना है। मखसूस नशिस्तों के लिए आज़ाद उम्मीदवारों का शुमार नहीं किया जा सकता। मेरे ख़्याल में अब जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी सियासी जमात के तौर पर उभरी है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ख़वातीन को भी बड़ी तादाद में जो डायरेक्ट इंतखाबात के लिए दी हैं, टिकटें दी हैं, और जो नॉन मुस्लिम हैं, तो मेरे ख्याल में तो ये मखसूस नशिस्तों वाला काम ही ख़त्म करना चाहिए, ताकि जो ख़वातीन हैं जो फील्ड में अब चूँकि उनको स्पेस मिल चुका है, तो इस वजह से जो पाकिस्तान की जितनी भी ख़वातीन हैं वो इंतखाबात लड़ें और जीत के आएँ, ताकि ये मखसूस नशिस्तें जो दी जाती हैं और फिर उसके बाद जैसे मामलात को और ब्लैक मेलिंग और इस तरह की चीज़ें, ये हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। अच्छा, जस्टिस आयशा मलिक साहब ने कहा कि मखसूस नशिस्तों के लिए 2002 से क्या यही फार्मूला चाह रहा है, चूँकि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2002 में सबसे पहले मखसूस नशिस्तें दी गई थीं। अब जब भी इलेक्शन कमीशन के वकील पर या अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान से कोई सवाल पूछा जाता है और वो टेक्निकल सवाल होता है, तो हमने देखा कि जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने बड़े ज़बरदस्त जवाब दिए हैं जो इलेक्शन कमीशन का पॉइंट ऑफ व्यू है, और फिर काजी फाजिसा साहब तो हर मुश्किल सवाल में उनकी जानिब से भी बड़े ज़बरदस्त जवाब सामने आए हैं और सवालात भी बड़े ज़बरदस्त सामने आए हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब ने रिमार्क दिया कि आज़ाद उम्मीदवारों की सीटें तो आपने शामिल की हैं ना, आज़ाद उम्मीदवारों को कम कर दें तो सियासी जमातों की मखसूस नशिस्तें भी कम हो जाएंगी। मुझे जो समझ आया, अगर आज़ाद उम्मीदवार सियासी जमात में शामिल नहीं होता तो क्या उसकी हैसियत ख़त्म हो जाएगी। जस्टिस जस्टिस आयशा मलिक साहब ने रिमार्क दिया कि फार्मूला तो इलेक्शन कमीशन के हाथ में है, जिसको इलेक्शन कमीशन चाहे आज़ाद उम्मीदवार बना दे। ये तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी मर्ज़ी की है, जिसको चाहा अपना फार्मूला बनाया, उनको जो है वो करार दे दिया कि ये आज़ाद हैं और ये आज़ाद नहीं है। ये तो इलेक्शन कमीशन ने मर्ज़ी की है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि हम बरीकियों में चले जाते हैं। इलेक्शन कमीशन खुद मुख्तार आइनी इदारा है जिसकी कोई हैसियत समझना ही नहीं चाहता। अगर धांधली हुई है तो जब तक केस नहीं आएगा हम नज़रसानी नहीं कर सकते। हर इंतखाबात में एक ही बात होती है, किसी ने आज तक नहीं कहा कि इलेक्शन ठीक हुआ। हारने वाला कहता है इंतखाबात ठीक नहीं हुए, हम इदारे की कदर नहीं करते। कोई गैर आइनी काम हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल उड़ा देगी। मंसूर अली शाह साहब ने कहा, चीफ साहब कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन इतना ज़बरदस्त इदारा है। मंसूर अली शाह साहब ने जवाब दिया। अच्छा, अब जो
बैरिस्टर गौहर अली ख़ान की जानिब से अदालत को बताया गया, जब उनसे सवाल पूछा गया कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक चंद कागजात नामजदगी जमा हैं, चंद में जो डिक्लेरेशन PTI के डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट चंद उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी में तो जमा हुए हैं लेकिन ज़्यादा नहीं है। आपने कहा था कि तमाम के तमाम जो उम्मीदवार हैं PTI के, उनके कागजात नामजदगी में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर्टिफिकेट भी है और डिक्लेरेशन भी है। गौहर अली ख़ान साहब ने जवाब दिया कि हर उम्मीदवार 2-2 फॉर्म जमा करवा सकता है। मैंने आज़ाद उम्मीदवार और तहरीक इंसाफ का 2 नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए थे। इलेक्शन कमीशन सिर्फ आपके पास एक फ़ार्म लाया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फ़ार्म भी इनसे मंगवा लें तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने कहा इंतखाबात तो एक पर लड़ना है, 2 कैसे लिख लिए आपने। गौहर अली ख़ान का कहना था कि एक हल्के के लिए 4 कागजात इंडिविजुअल, एक शख्स 4 कागजात नामजदगी जमा करवा सकता है। एक हल्के के लिए 4 कागजात नामजदगी जमा करवाने की इजाज़त है। कवरिंग उम्मीदवार भी होता है। मैंने अलग अलग पार्टियों से कागजात जमा नहीं करवाए, बल्कि एक मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से करवाया है और एक मैंने आज़ाद की हैसियत से करवाया है। उन्होंने कहा कि जो 22 दिसंबर 4 बजे हमने सर्टिफिकेट पहुंचा दिए थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, आखिरी दिन था 22 दिसंबर कागजात नामजदगी का, 22 दिसंबर शाम 4 बजे हमने अपने कागजात नामजदगी और सर्टिफिकेट जमा करवा दिए थे। उसी दिन इंटर पार्टी इंतखाबात और बल्ले के निशान से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला रात के 9 बजे आया और उससे पहले इलेक्शन कमीशन के पास हमारे पार्टी सर्टिफिकेट भी जमा हो चुके थे और नॉमिनेशन पेपर्स भी जमा हो चुके थे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने हमें उसी दिन 4 बजे जो क्लोजिंग टाइम था, हमें आज़ाद भी डिक्लेयर कर दिया था। अभी फ़ैसला रात के 9 बजे आया था। और उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ज़्यादातर रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दिया ही नहीं है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो रिकॉर्ड है वो मुकम्मल नहीं है। अब ये सूरत हाल है और इतना बड़ा जब इंकशाफ किया जाए कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, आपको याद होगा जो एक रिटर्निंग अफसरान के हवाले से था, ROs के हवाले से कि ब्यूरोक्रेसी से नहीं जुडिशरी से लिए जाएं, उस वक्त जब वकील बहस कर रहा था, लाइव पूरी दुनिया ने देखी थी कि किस तरीके से जो इवेंट्स हैं या जो फैक्ट्स हैं उनको तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा था और फिर फ़ैसला भी ले लिया था। अब सूरत हाल ये है कि चीफ जस्टिस काजी फ़ाज़िसा साहब चूँकि आइन के साथ खड़े हैं और काजी फ़ाज़िसा साहब का ये मानना है कि आइन आर्टिकल 51 में बड़ा क्लियर है कि जी जो मखसूस नशिस्तें हैं वो मुतनासिब जो नुमाइंदगी का कंसेप्ट है उसके तहत दी जाएंगी और उन्हीं जमातों को दी जाएंगी जो जमातें इंतखाबात लड़ के आई हैं और जीत के आई हैं। और अगर कोई आज़ाद उम्मीदवार किसी और जमात में शामिल होते हैं तो ऐसी सूरत में किसी भी तरह से उसकी कोई हैसियत नहीं होगी, वो अहल नहीं होंगे इंतखाबात के, या वो मखसूस नशिस्तों के लिए अहल नहीं होंगे। ये अब काजी फ़ाज़िसा साहब के इस बात के ऊपर मुकम्मल तौर पर एक उन्होंने अपना जो माइंड है वो क्लियर कर दिया है कि वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गलती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटर पार्टी इंतखाबात सिरे से करवाए नहीं हैं। इनको बार बार ये वज़ीर आज़म थे, इनका इन्फ्लुएंस था इलेक्शन कमीशन पर। इलेक्शन कमीशन से इन्होंने 1 साल का टाइम लिया, उसके बावजूद इंटर पार्टी इंतखाबात नहीं हुए। और अब ये सवाल कि अगर 2-3 साल से पहले इलेक्शन कमीशन टाइम दे रहा था तो इंतखाबात जिस दिन नॉमिनेशन पेपर 22 दिसंबर को जमा हुए तो 22 दिसंबर को फ़ैसला देने की कौन सी ऐसी ज़रूरत थी, 1 महीना देर से कर देते। 22 जो है वो 2 महीने देर से कर देते तो 22 फरवरी हो जाती, 22 फरवरी को डिसाइड कर देते। लेकिन नहीं, उन्होंने इलेक्शन, चूँकि ये सारे का सारा, अब ये वो बात है जो अतर मिनल्ला साहब बार बार कह रहे हैं कि आप इस पूरी उस वक्त का जो सर्कमस्टांसेस हैं उनको जब तक आप साथ मिला के नहीं रखेंगे तो आप असल मसले की जड़ तक पहुँचेंगे नहीं। मंसूर अली शाह साहब का, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब का, जस्टिस याहिया आफरीदी साहब का और जस्टिस आयशा मलिक साहबा का और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब का और जस्टिस शाहिद वहीद साहब का, इनका ये मानना है, अब तक जो बात समझ आई है, इनका ये मानना है कि जी जिसका आइन ने जो मैंडेट है, अगर वो जो बात सलमान अकरम राजा साहब ने की थी कि जो मशीनरी क्लॉजेज़ हैं उसको आपने नहीं ज़्यादा उसके ऊपर तवज्जो नहीं देनी, बल्कि आपने मैंडेट का तहफ़्फ़ुज़ करना है। जिसका जो मैंडेट बनता है आप उसको उनका मैंडेट दें और जिसका जो मैंडेट है
اس میں اگر کوئی ٹیکنیکل چیزیں ہیں تو اس کو درست کیا جا سکتا ہے، سپریم کورٹ ریورس کر سکتی ہے، اور سپریم کورٹ ریورس کرنے کے بعد جو ہے وہ الیکشن کے بعد جو 3 دن کا ٹائم ہے، چونکہ کچھ پی ٹی آئی کے وہ امیدواران ہیں جن کا ٹکٹ بھی پی ٹی آئی کا تھا، پارٹی سرٹیفکیٹ بھی پی ٹی آئی کا تھا، اور نامینیشن پیپر پہ بھی پی ٹی آئی لکھا ہوا تھا، تو ان کو تو پی ٹی آئی کا ڈکلیئر کریں نا، کیونکہ الیکشن کمیشن کی اب قاضی فیصلہ صاحب یہ بھی سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے 13 جنوری کے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے، لیکن وہ اس کو آگے الیکشن کمیشن کے اس غلط عمل پر جو کچھ ہوا ہے اس کو نہیں ٹھیک کرنا چاہتے، اور وہ آرٹیکل 51 کی حد تک ان کا جو مائنڈ ہے وہ بالکل کلیئر ہے کہ یہ حق نہیں بنتا، جو آئین کی اگر کتاب کے اس آرٹیکل کی جو الفاظ کو پڑھا جائے تو چیزیں کلیئر ہیں۔ اچھا، منصور علی شاہ صاحب، جسٹس منیب اختر صاحب 2، جسٹس جو عائشہ ملک صاحبہ ہیں 3، جسٹس اطہر من اللہ صاحب 4، جسٹس شاہد وحید صاحب، یہ 5 ججز ہیں، جو 6 ججز ہیں، 13 ٹوٹل ہیں۔ 6 ججز وہ ہیں جو اس بات پر جن کا مائنڈ بڑا واضح ہے کہ ہر صورت جو ہے وہ جو مینڈیٹ ہے وہ ان کو ملنا چاہیے۔ اب ہم آ جاتے ہیں، اچھا، اس میں جو جسٹس عرفان سعادت خان صاحب ہیں، جسٹس نعیم اختر افغان صاحب ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں، چونکہ اب تک کی جو سچویشن ہے اس میں کلیئر ہوا ہے کہ قاضی فیصل صاحب اور جسٹس امین الدین خان صاحب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ وہ لاجیکل ہے اور وہ آئین کے مطابق ہے۔ اب جو باقی ججز ہیں اس میں جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب اور جسٹس تیسرے جو جج محمد علی مظہر صاحب ہیں، یہ 3 ججز آئینی طور پر ان کا یہ ماننا ہے کہ جی جو ہوا ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہوا ہے، اور آئین بڑا واضح ہے، کسی کی غلطیوں کا عدالتیں نہیں اس کو فائدہ لے کے دے سکتی۔ جبکہ جو جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب ہیں، جسٹس عرفان سعادت خان ہے اور نعیم اختر افغان صاحب، ان کی جانب سے جونیئر ججز ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ان کی جانب سے ابھی تک کوئی ایسی بات سامنے نہیں آئی کہ آپ یہ اندازہ لگا سکیں، چونکہ ہم تو اندازہ لگاتے ہیں قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے سوالات سے کہ کس طرف جو ہے وہ مائنڈ سامنے آ جاتا ہے معزز عدالتوں کا، اور یہ بیسیکلی آئین کی سکیم یا آئین کے حوالے سے جو ان کی جورسٹ ہے، جو ان کی جورسپروڈنس ہے وہ کیا کہتی ہے۔ کچھ ججز کی جورسپروڈنس یہ کہتی ہے کہ بھئی آپ مینڈیٹ کو پریورٹی دیں، ٹیکنیکل چیزوں کو بعد میں دیکھیں۔ کچھ معزز ججز کی جورسپروڈنس ہے جو یہ کہتی ہے کہ آپ ٹیکنیکل چیزیں اسی لیے آئین میں لکھی گئی ہیں کہ اس کے اوپر عمل درآمد ہو، آپ اس سے ہٹ کے نہیں کچھ کر سکتے۔ اب مندو خیل صاحب وہ جج صاحب ہیں جنہوں نے پہلے دن سے یہ بات کی اور یہ سوال اٹھایا کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کو تو نااہل کیا ہی نہیں تھا، پاکستان تحریک انصاف تو جماعت تھی، پاکستان تحریک انصاف کو سنی تھا کونسل میں جانے نہیں چاہیے تھا، پاکستان تحریک انصاف کو بطور جماعت کھڑے رہنا چاہیے تھا اور ان کو یہ سیٹیں مل سکتی تھیں، اور پاکستان تحریک انصاف جماعت موجود تھی۔ اب جب الیکشن کمیشن نے واضح طور پر کہہ دیا کہ بھئی ہم نے 13 جنوری کے فیصلے کو ہی مد نظر رکھتے ہوئے ان کی جماعت کو بطور جماعت نااہل کیا ہے، تو اس کے بعد آج ان کی جانب سے جو آئے ہیں، میرے خیال میں جو اس وقت تک جو اگر نمبر گیم بطور قانون کے طالب علم جورسپروڈنس کو دیکھیں کہ کس جج کی جورسپروڈنس کس طرف جو ہے وہ نظر آ رہی ہے، تو میرا یہ ماننا ہے کہ پاکستان جو مخصوص نشستیں مینڈیٹ کے مطابق دینے کے حوالے سے جو اکثریت ہے اور جو ٹیکنیکل اور جو مشینری کلازز ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے جو حکومتی اتحاد کے لوگوں میں تقسیم کرنے کی جو بات ہے اس کے حوالے سے ابھی تک اقلیت ہے، اور چونکہ اگر ہوا بھی تو کوئی ایک آدھ ووٹ سے چیزیں آگے پیچھے ہوتی ہیں، لیکن میں پر امید ہوں کہ عوام کا جو مینڈیٹ ہے اس کو مد نظر رکھا جائے گا اور اس کے مطابق چیزوں کو دیکھا جائے گا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔